ओके, तो हम अपने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का एक डायग्राम देख लेंगे। एग्ज़ाम में हमें ये क्वेश्चन आया तो हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हो उसमें आपको फार पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है, मतलब दूर से जो हम चीज़ें दिखती है। कोई फार पॉइंट होता है क्या हमारा सबसे पहले तो, या हम कोई भी कितनी भी दूर से कोई भी चीज़ आती है उसको देख सकेंगे? फार पॉइंट कितना होता है हमारा, कोई बताएगा? इन्फिनिटी होता है। ओके, तो फार पॉइंट समझो हमारा इन्फिनिटी है। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले नियर साइटनेस होता है या फार साइटनेस होता है? नियर साइटनेस मतलब आपको कोई पास की चीज़ें दिखाई देगी और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी। तो ये वाले केस में देखो, जब आपकी नियर से जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पे मिल रही है? कन्वर्ज होके आपके रेटिना के ऊपर मिल रही है। एक सेकेंड, क्या बनाया ये लोगों ने? हाँ बराबर, इसका हाँ बराबर, ये कहाँ पे मिल रही है? आपकी रेटिना के ऊपर मिल रही है, ठीक है। पर जब आप दूर की चीज़ें देख रहे हो, जो रेस इन्फिनिटी से आ रही है वो आपकी पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, क्योंकि आपका ये जो मायोपिया है वो क्या बोलते हैं हम? हाई पावर की बीमारी बोलते हैं। मतलब आपका जो लेंस होता है उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होना चाहिए था वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रहा है। अभी रेटिना से पहले अगर कन्वर्ज हो रहा है तो आपका जो तीनों लाइन या दो लाइन जो मिल रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? रेटिना से पहले हो रहा है। अगर रेटिना से पहले होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कौन सा है हमारा? जो हमारा कॉनकेव है, और उसको वो डाइवर्ज करके क्या कर रहा है? सर इसमें तो सब सेम है। क्या सेम है? सब डायग्राम सेम है। कहाँ पे सेम है? फर्स्ट डायग्राम देखो, आप जब पास की चीज़ें देखते हो ना उसका है, समझ लो। सेकेंड डायग्राम है जब दूर से लाइट रेज आ रही है। देखो कहाँ बन रहा है? ये तीनों लाइन कहाँ मिल रही है आपकी? ये पॉइंट पे मिल रही है, मेरा एरो दिख रहा है ना? हाँ, तो वो अगर वहाँ पे मिलेगी तो क्या आपको इमेज दिखाई देगा? हाँ, जब यहाँ पे लाइट रेज मिलेगी तो इमेज दिखाई देगा या नहीं देगा? बताओ। नहीं देगा। हाँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा पीछे बनाना पड़ेगा। इस वजह से तुम क्या करते हो? एक डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हो। तो डाइवर्जिंग लेंस जैसे ही लाइट रेज को उसमें से पास कराता है तो ये जो तुम्हारा लेंस कन्वर्ज कर रहा है उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा कन्वर्ज करने को, ठीक है। उस वजह से तुम्हारा ये जो पॉइंट है वो थोड़ा पीछे बनेगा रेटिना के ऊपर, इसलिए तुमको अच्छे से दिखाई देगा। क्लियर? ये मायोपिया के डायग्राम्स है। अभी इसका एग्जैक्टली उल्टा किस में होता है? हाइपरमेट्रोपिया में। ये आपका सही इमेज है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये जो नियर पॉइंट है ना वो क्या हो जाता है? थोड़ा आगे आ जाता है। नियर पॉइंट मतलब क्या होता है? पास से दिखने वाली चीज़ है। ओके, तो असलियत में इसको इधर होना चाहिए था, उससे ये थोड़ा आगे आ जाता है। उस वजह से जो फोकस तुम्हारा रेटिना के ऊपर बन रहा है या जो लाइन तुम्हारी रेटिना के ऊपर मिल रही है वो रेटिना के पीछे मिलेगी। अभी रेटिना के पीछे मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रेटिना के ऊपर लाना पड़ेगा। और रेटिना के ऊपर आप कैसे लाओगे? एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करके। तो वो क्या करेगा? उसको पहले ही कन्वर्ज कर डालेगा। ओके, क्लियर? कि कोई डाउट है इसमें? ये डायग्राम से इसके, ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ये डायग्राम से उसके, ये डायग्राम्स आपको एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी प्रेस बायोपिया हमने पढ़, हाँ तीनों बनाने के, तभी तो पता चलेगा कि जब आंखें सही होती है तब कैसे होती है, फिर आपको बीमारी होती है तब कैसे होती है, फिर आप उसके लिए जो क्योर करते हैं फिर कैसी होती है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो उससे आप
ये तीनों डायग्राम बना के आपका जो कंसेप्ट है वो एग्जामिनर को या पेपर चेक वाले को बता सकते हो कि आपको पूरा अच्छे से पता है। नीचे इसके ये भी लिखना है कि किस वजह से हो रही है। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ जो है आई लेंस का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, आई लेंस ज़्यादा चपटा हो जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा दूर कन्वर्ज कर रहा है चीज़ों को। और दूसरा तुम्हारा आई बॉल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है या शॉर्टन हो जाता है, ठीक है, आई बॉल बिकम टू स्मॉल। ये दोनों डिफेक्ट हैं इस वाले में। और उस वाले में कौन सा डिफेक्ट है, आपका कर्वेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब आई बॉल जो है वो आपका पिचक जाता, आई लेंस जो है वो आपका पिचक जाता है और आई बॉल जो है वो आपका इलोंगेट हो जाता है। किसमें, मायोपिया में, ठीक है, ये दोनों इसका बीमारी है। फिर प्रेस बायोपिया हमने देख लिया, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो दोनों बीमारी हमें होती है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों, इस वजह से हम बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। हम देखो सर्जिकल इंटरवेंशन से भी इस डिफेक्ट को क्योर कर सकते हैं, मतलब लेजर सर्जरी होती है उससे आप आपके चश्मे निकाल सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का हर एक पॉइंट को पढ़ना, क्योंकि कुछ भी पूछते हैं फिलअप में कहाँ से भी आ जाएगा, इसलिए ओके। अभी यहाँ पे तुम्हें आई के बारे में एक पोयम दिया है, वो हमारे कुछ काम का नहीं है, पढ़ लेना। पर जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे थोड़े काम का है कि आई डोनेशन के बारे में इन लोग ने बताया है कि जब हमारी ह्यूमन बॉडी मर जाती है उसके बाद भी हमारी आंखें जिंदा रहती है। हमें आई डोनेशन क्यों करना चाहिए, आई डोनेशन हमें कब करना चाहिए, मरने के बाद करना चाहिए। मतलब मरने के बाद हमारे बॉडी पार्ट्स तो हमारे कुछ काम ही नहीं आने वाले, तो हमें उनको डोनेट कर देना चाहिए। आखिर में तो हम जलने वाले या कोई मिट्टी में गड़ने ही वाले हैं ना, उससे अच्छा कोई इंसान के वो काम आए बॉडी पार्ट्स, तो उसकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। तो उस वजह से हमें आई और दूसरे बॉडी पार्ट्स डोनेट करने चाहिए, ठीक है। आई डोनेशन देखो क्या होता है, कैन बिलोंग टू एनी ग्रुप और सेक्स, कोई भी उसको डोनेट कर सकता है, मेल फीमेल वगैरह जो भी अलग अलग अभी तो बहुत सारे आ गए, सब डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज हु ऑपरेट फॉर कैटरैक्ट कैल्स स्टिल डोनेट द आईज, जिनको चश्मा है और जिनको ये जो मोतिया या कैटरैक्ट की बीमारी हुई है उसका ऑपरेशन हुआ है, वो लोग भी अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, अस्थमा होता है और कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, वो भी आई डोनेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो हम अपनी आँख नहीं दे सकते। पर देखो क्या होना चाहिए कि इंसान जब मरता है उसके 4 से 6 घंटे में उसकी आँखें डोनेट मतलब निकाल देनी पड़ती है, तो उसके बाद वो सेल्स जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं, समझ लो। उतने टाइम में ही उतना वो निकाल के उसको हमने बर्फ़ में या उनके जो ड्रॉप बॉक्स होते हैं जिसमें वो लोग रखते हैं हर चीज़ों को, उसमें रख देना चाहिए। ठीक, क्या हुआ? हाँ, बर्फ़ होता है। बर्फ़ क्या करता है, हमारे सेल्स को सड़ने नहीं देता है। आप YouTube वगैरह पे 2-3 ट्रांसप्लांट के वीडियो देखोगे ना, या ऐसा देखोगे ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, मतलब दूसरे ऑर्गन्स को निकाल के डालते हैं, तो जब तक वो ऑर्गन्स को दूसरे बॉडी में से निकाल के रखते हैं ना किधर बाहर, तो उसको बर्फ़ में ही रखते हैं ये लोग, ताकि वो खराब ना हो, उसके सेल्स जो है वो मरने शुरू ना हो। हाँ, कोल्ड स्टोरेज भी बोल सकते हो, या फिर बर्फ में उसको रखते हैं, समझ लो। द आई बैंक विल रिमूव द आईज एट द होम ऑफ द डिसीज और एट द हॉस्पिटल। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट में ही आँख निकल जाती है, कोई उसमें ज़्यादा ये नहीं होती है, ठीक है। पर्सन हु वर इन्फेक्टेड विथ और डेड बिकॉज ऑफ एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, कॉलेरा, मैग्नाइटिस और एनसिफिलाइटिस कैन डोनेट आईज, कैनॉट डोनेट आईज। जिनको एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी और सी मतलब जॉन्डिस होता है, रेबीज होती है, ल्यूकेमिया मतलब आपकी ब्लड की बीमारी है, ठीक है, टिटनेस मतलब जो आयरन के वजह से बीमारी होती है वो, कॉलेरा जो पेट की बीमारी है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होती है, ये सारी बीमारी जिसको होती है वो अपनी आइज डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एड्स जो है वो ब्लड से स्प्रेड होता है और आइज के अंदर वो इन्फेक्टेड का ब्लड होगा, तो उससे अगर डोनेट की गई आइज है तो दूसरे इंसान को भी एड्स हो सकता है। और ये लोग सब चीज़ का पहले टेस्ट करते हैं,
फिर ही आई डोनेट मतलब डोनेशन के लिए लेते हैं वो लोग। अगर आपको ऐसा है कि आपके जाने के बाद हमें आई डोनेट करना है तो आप कोई ये एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हो, वो लोग आपका फॉर्म वगैरह भरवाएंगे और आपको कार्ड देंगे। वो कार्ड हमेशा अपने पास हमें रखना चाहिए कि अगर समझो हमें कुछ हो गया तो फिर जो लोग हमारे आसपास हैं उनको वो कार्ड दिखेगा तो वो लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसको आइस डोनेट करनी है तो तुरंत ही ये मतलब उनको बुला लें। और डोनेटेड आई फाउंड अनसूटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन और यूज फॉर वैल्यूएबल रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि हमारी आँख जो हम डोनेट करते हैं ना वो हर बार ही दूसरे के काम आती है, ज़्यादातर काम ही आती है। और अगर काम नहीं आई कोई रीज़न के वजह से तो उसको मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। द आइडेंटिटीज ऑफ बोथ द डोनर एंड द रेसिपेंट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। और आपको पता नहीं चलेगा या आपके फैमिली को कि किसको ये आंखें जा रही है और जिसको वो आंख मिल रही है उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये किसकी आंखें है। वन पेयर ऑफ आई गिव विजन टू 2 कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन। एक आंखों की जोड़ी 2 कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन को जिंदगी दे सकती है। मतलब जिनके एक टाइप की बीमारी होती है कॉर्नियल ब्लाइंड पर्सन, समझो जिसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी उससे 2 जन को रोशनी या वो देख पाएंगे। सोचो हमारी आंख देने के वजह से, तो हमें ये चीज़ करनी ही चाहिए। मरने के बाद हमारा क्या काम में आने वाला है वो। ओके। और कैटरेक्ट का एक थोड़ा पार्ट बता देता हूँ किधर है। तो कैटरेक्ट वैसे तो मैंने बता ही दिया था, किधर गया, हाँ ये रहा। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। हमारा जो आई लेंस होता है, ठीक है, जो जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ रहता है, उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है कभी कभी वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी मतलब एकदम धुंधला हो जाता है और मिल्की हो जाता है। सिंपल हम जब थोड़े पानी के अंदर जो दूध डालते हैं, जो एक कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, वैसा हो जाता है। ठीक है। उस वजह से कभी कभी हमें ब्लर दिखाई देता है, पार्शियली दिखाई देता है और थोड़े टाइम के बाद कंप्लीटली दिखना बंद हो जाता है। उसको हम क्योर कर सकते हैं कैटरेक्ट की सर्जरी से। मतलब वो इंसिजन कट करते हैं, फिर आई लेंस में से उसके अंदर की जो जेली है उसको चेंज कर देते हैं या आई लेंस को ही चेंज कर देते हैं। ओके। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसको हम कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पढ़ाते वक्त ही 2-3 बार देखा आपने इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा है। तो कैटरेक्ट मतलब तुम्हारे आई लेंस की सर्जरी होती है या आई लेंस जब क्लाउडी हो जाता है तब होता है कैटरेक्ट। ठीक है। उसका चश्मे वश्मे से कुछ लेना देना नहीं है। चश्मा पहन के वो क्योर नहीं हो सकता, उसको सर्जिकल रिक्वायरमेंट ही चाहिए, सर्जरी ही चाहिए। ठीक है। क्लियर इतना पार्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। चलो मैं अपना पीपीटी ओपन कर देता हूँ। किसी को पता है, बताओ मुझे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? Sir, when light travels from a rarer medium to a denser medium. ओके। जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है? It bends towards normal. इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके। और जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आएगी तो क्या होगा? Move away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके। सब लोग आ गए हैं ना मेरे ख्याल से? हाँ चलो, मेरा एक फ़ोन चार्ज पे है तो मैं इसको कट कर देता हूँ फ़ोन को। तो क्या, तो जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो असलियत में होता क्या है? दुनिया की सबसे तेज़ चीज़ अगर कोई है, कोई होगा तो वो क्या है? हमारी लाइट है। लाइट से तेज़ दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो पार्टिकल्स मीडियम के क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात कर ले रेरर मीडियम की, रेरर मीडियम में कौन सा मीडियम है हमारा? वैक्यूम है या एयर है? समझ लो वैक्यूम और एयर में लाइट की वेलोसिटी हम एक जैसी ही गिनते हैं। तो ये हमारा कौन सा स्टेट है? ये हमारा गैसियस स्टेट है। ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? वो दूर दूर रहते हैं तो लाइट को फ्रीली मूव करने को मिलता है। पर जैसे ही वो एक डेंस मीडियम में आ जाते हैं, जैसे कि हमारा ग्लास, तो ग्लास के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े पास पास होते हैं।
उस वजह से लाइट जो है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। और दुनिया में सिर्फ लाइट ही एक चीज़ है जो कभी भी है ना बेंड नहीं हो सकती। बेंड का मतलब समझ में आता है आपको? यहाँ पे तो ये बेंड हो रही है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बेंड नहीं हो सकती। एक सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा है? अरे एक सेकेंड, पॉइंटर ऑप्शन पेन। लाइट बेंड नहीं हो सकती, उसका मतलब क्या है कि वो हमेशा है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ऐसे आड़ी टेढ़ी ऐसे ट्रैवल नहीं करेगी। इसको ऐसे आड़ी टेढ़ी कौन बना सकता है? सिर्फ ग्रेविटी बना सकती है, उसके अलावा कोई भी लाइट को ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं बना सकता। तो जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से आती है और इसका मीडियम चेंज होता है तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, यहाँ के डेंसर मीडियम के, इसको रोकने की कोशिश करते हैं या उसकी रास्ते में बाधा डालते हैं, मतलब बीच में आ जाते हैं। उस वजह से ये जो लाइट होती है उसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और कहाँ पे चेंज होता है? हमें बताया गया है कि जिस पॉइंट पे लाइट गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बताओ तो मुझे, ये वाले पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? एंगल के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब यहां से मैं एक 90 डिग्री की लाइन खींचूंगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे 90 डिग्री के मैंने लाइन खींची उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, एग्जाम में 5 मार्क्स का गिरता है पूरा प्रिज्म का नेमिंग सिर्फ, ठीक है। और जो हमारी ये रे है जहां से लाइट आ रही है, इस रे को हम क्या बोलेंगे? ये वाली रे को, वेरी गुड, इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही जब ये लाइट की रे आएगी तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल के टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो कहाँ जाती है? बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये अगर हमारा नॉर्मल है, लाइट अगर इस साइड जा रही है, ठीक है, इस साइड जानी चाहिए थी असलियत में, तो ये क्या कर देगी? हमारा ये जो नॉर्मल है, ये जो हमारा नॉर्मल है उस तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी लाइट कहाँ से पास होगी? यहाँ से पास होगी। समझ में आया आपको कि नहीं आया? ओके, अरे यहाँ से ऑप्शन ही गायब हो गया है। तो जो एंगल, अभी ये रे कौन सी हो जाएगी मेरी? ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड रे से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? है तक आपको? ये देखो, ये हमने एक प्रिज्म बना दिया, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमने ये रे को यहाँ पे ला दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अभी यहाँ से हमने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब हमने एक 90 डिग्री की लाइन खींची तो वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट जो है उसको ऐसा सीधा पास हो जाना चाहिए था, पर वो ऐसा सीधा पास नहीं होगी। वो क्या करेगी? हमारे नॉर्मल के तरफ, हमारा ये जो नॉर्मल है उस तरफ बेंड होगी। और इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? इस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जो ये नॉर्मल से
और ये रिफ्रैक्टेड रे से एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? अभी देखो ये प्रिज्म में कहाँ पे मिल रहा है? ये पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट पे मिल रहा है, तो हमें वापस यहाँ पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना। यस सर। अभी यहाँ पे देखो, ये डायग्राम मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि है ना सीधी लाइन बनेगी नहीं, और अगर सीधी लाइन बनेगी नहीं ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको मैं ऊपर वाले डायग्राम में ही आपको समझाता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं। अभी हम आधा लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, आगे का पार्ट तो हमने समझ लिया, कहाँ तक? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक, नॉर्मल तक, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तक। ठीक है, इतनी चीज हमने पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि जब ये रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे प्रिज्म को मिलती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल बना देंगे। ठीक है, यहाँ से एक हमने नॉर्मल बना दिया। अभी इस लाइट रे को क्या करना चाहिए था? लाइट रे को क्या होगा पहले वो बताओ। ये रिफ्रैक्टेड रे का क्या होगा जब वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये अगर तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, तो लाइट रे अगर इस साइड जाती तो हम क्या बोलते हैं? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल। पर ये जहां कहाँ रही है? उसके ऑपोजिट साइड, मतलब ये यहाँ पे जाएगी जो होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली रे को, इसको हम बोलेंगे EMERGENT, एमर्जेंट रे, जो है ना एमर्ज कर रही है। एमर्ज करना मतलब बाहर निकल रही है। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे एमर्जेंट रे। और जो हमारे नॉर्मल से और एमर्जेंट रे से जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस। क्लियर? कोई डाउट है इधर तक? नो सर। अभी देखो, हाँ क्या हुआ? ओके रुको, इरेजर, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के ग्लास पे या प्रिज्म के बॉडी पे यहाँ पे जाके मिल गई। ठीक है, ये पॉइंट से सबसे पहले मैंने एक 90 डिग्री की लाइन बना दी, एक 90 डिग्री की लाइन बना दी जिसको मैं बोलूँगा नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे है जब वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी तो हमने पढ़ा है ये कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे दो तरीके से जा सकती थी, एक यहाँ से इस साइड जा सकती थी और एक यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती थी। पर नॉर्मल कहाँ पे तुम्हारा? ये डायरेक्शन में। तो हमने पढ़ा क्या है? ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे तुम्हारी यहाँ से ये नीचे की डायरेक्शन में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो रे बाहर निकल रही है ना उसको ही हम बोलेंगे एमर्जेंट रे। उसको हम क्या बोलेंगे? एमर्जेंट रे। एमर्जेंट का मतलब होता है ऐसा निकलना, एमर्ज करना कहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमर्जेंट रे। और ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये जो नॉर्मल दिख रहा है उसका और ये एमर्जेंट रे का जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एमर्जेंस। हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस। अभी समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। जिसने रिपीट करना है किसने बोला था? तरन्नुम, आपने बोला था? हाँ सर, समझ में आया। ओके, ये अभी कौन आया? हैनिल आया ना? इतना लेट क्यों आया तू? नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। अभी ये हम जो लाइट का यूज कर रहे थे ना वो कौन सी लाइट है? वो आप बता सकता है कोई भी मेरे को कि वो वाइट लाइट होगी या कोई पर्टिकुलर कलर की लाइट होगी? ये जो प्रिज्म में हमने पढ़ा है, एक चीज़ अभी बाकी है वो मैं बताता हूँ आपको, पहले ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। अभी जो मैंने लाइट यूज़ की होगी यहाँ पे, क्या ये वाइट लाइट होगी या कोई पर्टिकुलर कलर की लाइट होगी? वाइट लाइट होगी। राइट सर। कितने लोग को लगता है वाइट लाइट होगी? मैं। ओके मैं सर। ओके,
बाकी लोग को क्या लगता है? वाइट लाइट। अच्छा, मी अच्छा, हम रेनबो कब देखते हैं? जब बारिश की सीज़न होती है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जब बारिश की सीज़न होती है तब भी हमें रेनबो दिखाई देता है। सूरज की किरण जो होती है या जो सूरज होता है, सन होता है, उसमें से कौन सी लाइट निकलती है? वाइट लाइट निकलती है, इतना आप सबको पता है? हाँ सर। ओके, सूरज से वाइट लाइट निकलती है। तो जब बारिश की सीजन होती है तो ऐसा एक फिनोमिना होता है कि जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती है ना, वो हमारे ये जो प्रिज्म की मैंने बात की वैसा काम करती है। और जब वाइट लाइट एक प्रिज्म से निकलती है या एक प्रिज्म में हम उसको डालते हैं, तो जो वाइट लाइट होती है ना, जैसा आपका रेनबो होता है, जो 7 कलर्स आपको दिखता है, वैसे ही वाइट लाइट ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। क्योंकि वाइट लाइट असलियत में 7 कलर्स से बनी हुई है। अगर मैं इस प्रिज्म में वाइट लाइट का इस्तेमाल करता तो ये जो आपको एक लाइन दिख रही है ना, ये एक लाइन नहीं दिखती, इसके जगह पे आपको 7 कलर्स दिखते हैं। क्योंकि 7 कलर्स को वो ये जो प्रिज्म होता है वो उसको स्प्लिट कर डालता, उसको बांट देता। इसलिए यहाँ पे मैंने वाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर कलर का इस्तेमाल किया है, इसलिए सिर्फ आपको एक लाइन ही दिख रही है। ठीक है, समझ में आया? अगर वाइट लाइट का मैं इस्तेमाल करता तो बोलो ना, नहीं समझ आया। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले वाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं किया है। वाइट लाइट का इस्तेमाल मैंने क्यों नहीं किया है और मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैंने वाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे मेरी जो इंसिडेंट रे है वो एक है, रिफ्रैक्टेड रे है वो भी एक है, और एमर्जेंट रे है वो भी एक है। ठीक है, अगर मैं वाइट लाइट का इस्तेमाल करता तो आपको ये जो इंसिडेंट रे है ना, वो तो बराबर दिखती, वो तो वाइट लाइट ही दिखती। पर जैसे ही वाइट लाइट एक प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो क्या हो जाता है, वाइट लाइट आप अपने कंपोनेंट कलर्स में, या जो वाइट लाइट जिस कलर से बनी हुई है, जो ये यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, वो कलर में स्प्लिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं हम दोनों 2 मिनट में पढ़ने वाले हैं। पर वाइट लाइट क्या हो जाती, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती। ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती। तो यहाँ पे आपको ये सिंगल लाइन नहीं दिखती रिफ्रैक्टेड रे की और एमर्जेंट रे की, आपको 7 अलग अलग कलर्स दिखते हैं। क्लियर? अब समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और अभी एक आखिरी पार्ट देखो कि अगर हमारी ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, ये इंसिडेंट रे है हमारी, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये कहाँ चली जाती, यहाँ से ऐसी सीधी चली जाती। क्लियर? और ये एमर्जेंट रे, अगर ये एमर्जेंट रे से मैंने एक सीधी लाइन खींची तो ये क्या करेगी, हमारी ये जो इंसिडेंट रे से हमने जो खींची हुई लाइन है ना, उससे जाके ये मिल जाएगी। और ये जो एंगल बनेगा उन दोनों राइट रेस का, वो होगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लास 10th के लिए सिर्फ हमें इनका नाम पढ़ना जरूरी है। आप 11th और 12th में जाओगे, इनके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। तो सिर्फ हमें आपको अभी इतना देखना है। 1 मिनट में कम वापस बोल दूँ, फिर अब पूछ लेना। जो इंसिडेंट रे है, जब वो इंसिडेंट रे अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो वो क्या करती, यहाँ से सीधी चली जाती। ठीक है, यहाँ से सीधी चली जाती। और हमारी जो एमर्जेंट रे है, अगर मैंने वहाँ से एक सीधी लाइन खींची तो वो आगे जाके हमारे ये जो इंसिडेंट रे की लाइन है उससे जाके मिल जाएगी। और उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, सिर्फ उसको हमने कैपिटल D नाम देना है और एंगल ऑफ डेविएशन लिख देना है। क्लियर? अभी पूछो, कोई पूछ रहा था वो। ये देख, ये एक प्रिज्म है,
ठीक है, यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे, यहाँ से मेरी समझो ये इंसिडेंट रे आ रही है, वापस बनाना पड़ेगा मुझे यार। कब चालू होगा ऑफलाइन ब्लैक बोर्ड यूज़ करने मिलेगा। ये देखो, ये आपका एक प्रिज्म है, यहाँ से ये आपकी एक लाइट रेज आ रही है। वापस मैंने वही गलती कर दी, एक मिनट। ये यहाँ से आपकी एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। इस रे के साथ क्या होगा, ये बेंड होगी ऐसी, और यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। इतना तो पता है ना सबको। अभी अगर ये मेरी इंसिडेंट रे बेंड नहीं होती तो वो क्या करती, यहाँ से ऐसी सीधी निकल जाती, ऐसी निकल जाती ना सीधी। और अगर मेरी ये एमर्जेंट रे है, उससे मैं एक सीधी लाइन खींचूंगा ऐसी, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन मेरी मिल जाएगी, और उन दोनों के बीच में जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर, अब समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। और हम अभी बात करेंगे हमारे वाइट लाइट की, कि वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में, अरे यार, जब हम वाइट लाइट को अपने प्रिज्म में से पास कराते हैं तो उसका 7 कलर्स में डिवीजन या डिस्पर्शन क्यों हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपको रेनबो में ऊपर कौन सा कलर दिखता है? सर रेड। रेड कलर दिखता है। और नीचे कौन सा कलर दिखता है? वाइट की रेड। ब्लू जैसा दिखता है कुछ? वायलेट। वायलेट नहीं दिखता है हमें, ब्लू जैसा दिखता है, समझ लो। चलो वायलेट मान लेते हैं, वायलेट ब्लू दिखता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है अभी हम वो देखेंगे। अभी सबसे पहले हमारी जो वाइट लाइट है ना, वो ये विबग्योर से बनी हुई है। इसको याद कैसे रखना है, देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इसको हम विबग्योर बोलते हैं। ये हमारी वाइट लाइट इससे बनी हुई है। अभी सबसे ऊपर आपका रेनबो में कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है। और सबसे नीचे आपका रेनबो में वायोलेट कलर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें डिपेंडेंट है, या इसके पीछे का रीजन है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो हमारी लाइट होती है ना, वो ऐसी वेव्स में ट्रैवल करती है, ठीक है। क्या करती है? ऐसी वेव्स में ट्रैवल करती है। और ये जो वायलेट लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और जो रेड लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ये रेड लाइट की वेवलेंथ है। इस वजह से सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट लाइट का होगा। डेविएशन या रिफ्रैक्शन, मैं दोनों लिख लेता हूँ आपको समझने आए इसके लिए। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा? वायलेट लाइट का होगा। मतलब अगर आपका ये प्रिज्म है, ठीक है, एक मेरे पास डायग्राम है, उसमें बता देता हूँ आपको। हाँ, अगर मेरा ये प्रिज्म है, ये वाला डायग्राम देखो, अगर ये मेरा प्रिज्म है, ये मेरी वाइट लाइट आ रही है, तो ये रेड लाइट मेरी सबसे कम बेंड होगी, और मेरी जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगी। ये सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं, पर उससे पहले सिर्फ बेसिक चीज़ें ये समझ लो कि हमारा वाइट लाइट होता है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ये चीज़ याद रखो। और ये जो वेवलेंथ वाला पार्ट है ना, उसको लिख दो, हमारे बुक में नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी किसकी होती है? रेड की होती है। सबसे छोटी किसकी होती है? वायलेट की होती है।
सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है? जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, मतलब वायलेट कलर। सबसे कम कौन बेंड होता है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब रेड कलर। समझ में आया कि सब कंफ्यूज हो गए एकदम? हाँ पक्का? उससे पहले तरन्नुम तुम मुझे आंसर दो कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है या कम होती है? किसकी सर? रेड की। रेड की ज्यादा होती है। और वायलेट की? नहीं सर, वायलेट की कम होती है और वायलेट की ज्यादा होती है, रेड की कम होती है। नहीं, रेड की ज्यादा होती है वेवलेंथ और वायलेट की कम होती है। दूसरी ये चीज़ जिसको समझ में आ रहा है वो लोग ये दिमाग में रखना, वरना हर चीज़ कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ रेड, वायोलेट, पहले लिखूँगा वेवलेंथ, इसको हम लैम्बडा से निकालते हैं, मेजर करते हैं, या वेवलेंथ लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए। वेवलेंथ रेड की क्या होती है? मोर होती है, वायलेट की लेस होती है। दूसरी एनर्जी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एनर्जी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रेड लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करेगी? लेस रिफ्रैक्ट करेगी, वायलेट मोर रिफ्रैक्ट करेगी क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इस वजह से जब उसके पार्टिकल्स टकराएंगे, जब चेंज होगा हमारा दो स्टेट या रेयर से डेंसर मीडियम, तो ये जो वायलेट के पार्टिकल्स है ना वो ज़्यादा दूर से या ज़्यादा जोर से डेविएट हो गए या बेंड हो गए। वापस एक बार धीरे से कंक्लूड करता हूँ मैं, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ छोटी होती है जिसकी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। उस वजह से जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो बैंड कम होता है, और जिसकी वेवलेंथ एकदम छोटी होती है वो बैंड ज़्यादा होता है। क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? इस दोनों में बस ये रेड और वायलेट ही है ना, और कोई भी कलर नहीं? बाकी कलर्स आपको उसके नीचे जो है ना उसके वजह से लिख देना है। जैसे रेड के नीचे ऑरेंज है, ऑरेंज के नीचे ब्लू है, ब्लू के नीचे ग्रीन है, ग्रीन के नीचे इंडिगो है, इंडिगो के नीचे वायलेट है, वैसे लिख देना है आपको। पर मेन है रेड और वायलेट का खेल। ठीक है, उसके नीचे धीरे धीरे वेवलेंथ जो है ना रेड से, रेड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑरेंज की थोड़ी कम होती जाएगी, येलो की थोड़ी और कम होगी, ब्लू की थोड़ी और कम होगी, ग्रीन की थोड़ी और कम होगी। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है आपका वेवलेंथ का, आपको दो टॉपिक में काम आएगा हमारे 10th स्टैंडर्ड में। पहला तो ये प्रिज्म में से जब हम व्हाइट लाइट डेविएट करेंगे वो, फिर जो रेनबो बनेगा सेम टॉपिक है वो, और आखिर में जब हमारा ये स्काई है, ये हमारा स्काई जो होता है वो सुबह को क्यों ब्लू दिखता है हमें और शाम को क्यों ऑरेंज दिखता है, उन सारी चीज़ों को आपको समझने के लिए आपको ये वेवलेंथ चीज़ पता रहनी चाहिए कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। दूसरी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे, पर वो मैं जब आपको वो स्कैटरिंग वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना तब बताएंगे हम। इतना समझ में आया आपको कि कोई डाउट है अभी किसी को? और ये वेवलेंथ किसकी है? सिर्फ विजिबल लाइट की है। ठीक है, और भी बहुत सारी लाइट होती है जो हमको दिखती नहीं है। एक्सरे होती है, माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव्स होती है, गामा वेव्स होती है, बहुत सारी होती है जिनकी वेवलेंथ है ना इससे थोड़ी और कम होती जाती रहती है, तो हमें वो दिखती नहीं है, उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है। ऐसा याद रखना, एक्सरे इससे नीचे आएगा और एक्सरे बहुत पावरफुल रहता है तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी कम रहती है, समझ लो। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। सबके पास प्लास्टिक की स्केल है आपके पास? उसको आपके घर पे अगर कोई ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट को सबसे पहले चालू करो और वो प्लास्टिक की स्केल से अपने ट्यूबलाइट को देखो, आपको क्या दिख रहा है मुझे बताओ। अच्छा, एक काम करते हैं,
सुनो सुनो, आपका 41 टाइम हो गया है। मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक चलेगा? हाँ सर। हाँ, तो 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 52 को आप सब लोग वापस, मतलब ये ग्रुप हम चालू ही रखते हैं, 52 को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है? तब तक ये एक्सपेरिमेंट भी कर लो और आपको जो करना है वो लोग कर लो, ओके? तो हम 52 को मिलते हैं। तो नया टॉपिक क्या, अभी मुझे लंबा टाइम लगेगा ना, तो मैं बीच से छोड़ता नहीं हूँ, तो हम वापस शुरू कर देंगे, ओके? तो हम मिलते हैं 52 को या 53 को, सब लोग आ जाना, ओके? हाँ ठीक है, चलो हम ब्रेक ले लेते हैं एक 10 मिनट का, ओके। स्केल से आप लोग ने देखा आपके लाइट को? सर नहीं है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट नहीं है? अच्छा, सर रेनबो रेनबो दिखता है। पूरी जगह पे या आधी जगह पे रेनबो? सिर्फ ऊपर होता है ना, जब वो मतलब ऊपर का होता है ना स्केल का, उसमें से देखने पे होता है वैसा। सिर्फ ऊपर के वाले हिस्से में रेनबो का दिखता है, नीचे वाले हिस्से से नहीं दिखता है? पक्का? नीचे वाले से वो नहीं देखा। अच्छा, नीचे वाले से, अरे पूरे स्केल से दिखेगा ना आपको। एक मिनट, हाँ। एक सेकंड रुको। जब आप जैसे, किसने बोला ये अभी, किसने माइक करके ये बताया मुझे ऊपर वाले हिस्से से दिखता है? सर उदिता। उदिता, अच्छा। जैसे उदिता ने बोला कि स्केल से सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से हमें रेनबो दिखता है, और ये बिल्कुल सही है। सिर्फ हमें ऊपर वाले हिस्से से रेनबो क्यों दिखता है, अभी हम वो देखेंगे। पहले हमारा जो स्केल होता है वो देखो, उसका ये शेप है, ठीक है? ऊपर से वो ऐसे ट्राइंगल रहता है और बीच से वो कैसा रहता है, ऐसा सीधा रहता है, ठीक है? तो जब हम इस जगह से रेनबो को देखने वाले हैं, ये अगर हमारी आँख है और इस जगह से हम रेनबो दिखने वाला है, तो अगर कोई लाइट यहाँ से टकराएगी ना, तो वो हमारे लिए एक प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है? जो लाइट है ना, एक प्रिज्म से पास करेगी, और जब लाइट ये बीच वाले हिस्से से टकराएगी तो वो हमारे लिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जाएगा। तो हमें अभी ये सीखना है कि जब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट पास होती है, हाँ बोलो, वापस बोलो ना स्टार्ट। ओके। ये वाला बोलो ना वापस। ये आपकी स्केल है, आपको ये स्केल दिख रही है? हाँ सर। तो स्केल का ऊपर वाला हिस्सा ऐसा नोचीला होता है, मतलब पॉइंटेड होता है। ये देखो, ये स्केल में आपको पॉइंटेड दिख रहा है। तो जब हम साइड से इसको देखेंगे ना, तो हमें क्या लगेगा कि ये है ना एक ट्राइंगल है, ठीक है? एक ऐसा ट्राइंगल है। और जब हम ये नीचे वाले हिस्से से कोई लाइट को देखेंगे ना, ये बीच वाले हिस्से से, तो वो हमारे लिए ऐसा एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब लाइट एक ट्राइंगल से पास होती है तो हमें रेनबो क्यों दिखाई दे रहा है, और जब लाइट एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर से पास हो रही है तो हमें रेनबो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमें सीखना है। आपको मैं दोनों की ट्यूबलाइट बता देता हूँ। जब हम ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर वाले एरिया से लाइट को देखेंगे तो हमें कुछ ये ऐसी दिखेगी लाइट, और जब ये ट्राइंगल वाले हिस्से से हम लाइट को देखेंगे तो हमें अलग अलग रेनबो जैसे कलर दिखेंगे। समझ में आया इतना? यस सर। अभी हम ये सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? कि जब ट्राइंगल से लाइट जाती है तो हमें रेनबो क्यों दिखाई दे रहा है, और जब रेक्टेंगुलर स्क्वायर स्लैब से जब लाइट जा रही है तो हमें रेनबो क्यों दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से रेक्टेंगुलर स्क्वायर में क्या लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड नहीं होती होगी कि होती होगी? सर क्योंकि लाइट शायद स्कैटर नहीं करती है उसमें। पर वो तो ग्लास प्रिज्म है ना, दोनों समझ लो ग्लास से बने या प्लास्टिक से बने। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो उसको तो बटना चाहिए ना, दोनों में बटना चाहिए। तो क्या दोनों में बटेगा या नहीं बटेगा? आप उसके वो भूल जाओ कि आपको क्या दिख रहा है, आप सिर्फ उतना बोलो जितना आपने पढ़ा है, उस हिसाब से बटना चाहिए या नहीं बटना चाहिए? दोनों में बटना चाहिए, ट्राइंगल में भी और ऊपर वाले रेक्टेंगल में भी। कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं बटना चाहिए, कि सबको लग रहा है बटना चाहिए, कि सबको लग रहा है नहीं बटना चाहिए रेक्टेंगल में
और ट्राइंगल में बंटना चाहिए? बताओ। ट्रायंगल में बंटना चाहिए। और रेक्टेंगल में नहीं बंटना चाहिए, ऐसा? हाँ। हाँ सर। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, या आपको एक चीज़ पता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। अगर हम वाइट लाइट की बात करते हैं तो अगर वो रेक्टेंगल होगा या ट्राइंगल होगा, कोई भी शेप होगा, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है मतलब वो बटेगी ही। पर हमें क्यों रेनबो नहीं दिख रहा है वो हम अभी सीखेंगे। पहली बात तो दोनों केस में तुम्हारी लाइट 7 कलर्स में बंटने वाली है, पर हमें क्यों नहीं दिख रहा है रेनबो रेक्टेंगल स्लैब में, वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ट्राइंगल शेप में हमारे साथ क्या हो रहा है, या हमें रेनबो क्यों दिखाई दे रहा है। देखो हम साइड से तो इसको ट्राइंगल देख रहे हैं, पर असलियत में ये क्या है, ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। अगर हम फ्रंट से इसको देखेंगे ना, फ्रंट से हमें क्या लग रहा है कि ये ट्राइंगल शेप में है, पर असलियत में क्या है, ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है जिसके ये दोनों साइड में कैसा है, ये यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है और नीचे भी रेक्टेंगल है, और ये सब मिला के क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो असलियत में ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है जो हमें इस साइड से कैसा दिखता है, फ्रंट साइड से या साइड से हमें एक रेक्टेंगल दिखता है। तो हम इसको रेक्टेंगल के हिसाब से ही सीखेंगे। ओके, पर आपको मैं शेप बता रहा हूँ कि ये हमारा एक प्रिज्म है, कि जो स्केल होती है वो हमारे एक प्रिज्म जैसी काम कर रही है। अभी देखो होता क्या है, ये है ना सिर्फ एक लाइट के कलर है, ओनली येलो लाइट है। येलो लाइट में क्या होगा आपको पता ही है ना सबको, जब येलो लाइट की रे इंसिडेंट होगी, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने के बाद जब वो वापस डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। क्लियर, ये चीज़ पता है ना आपको? हाँ सर। यस सर। पर अगर मैंने ये येलो लाइट के जगह पे यहाँ पे मैंने वाइट लाइट लगा दी, वाइट कलर की लाइट लगा दी, तो वाइट लाइट क्या होगी, अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी। यहाँ पे हमें 2 कलर क्यों बताया है, क्योंकि अगर 7 कलर्स बता देंगे तो जगह ही नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, हमें समझ ही नहीं आएगा। तो ये जो 2 लाइट के कलर्स है ना, आप समझ लो इनके बीच में सबके सब कलर्स है, 5 कलर्स जो बचे हैं ना वो इनके बीच में, मतलब आपको ये सबके सब 7 कलर्स दिख रहे हैं। और अभी मुझे बताओ कि डेविएट ज़्यादा या बेंड ज़्यादा कौन सी होगी, वायलेट होगी या रेड होगी? सर आपका आवाज कट कट कर रहा था, एक और बार रिपीट करो ना। बेंड ज़्यादा कौन सी होगी, वायलेट लाइट होगी या रेड लाइट होगी? वायलेट होगी। क्यों वायलेट होगी? वेवलेंथ कम है। ओके, पहला पॉइंट। और उसकी एनर्जी उसके पास ज़्यादा है या कम है? ज्यादा। ज़्यादा है। तो रेड का वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है और एनर्जी कम है। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है या कम है? सर ज़्यादा है। ज़्यादा है। ज्यादा है और एनर्जी कम है। एनर्जी कम है। और बेंड भी कितनी होगी, वो ज़्यादा होगी या कम होगी? कम ही होगी। बेंड भी कम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो रेड लाइट है वो बेंड कम हो रही है और हमारी जो वायलेट लाइट है वो बेंड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पर हमारा ये जो वायलेट या रेनबो कलर दिखना एक स्केल में से, वो इसका आंसर नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि प्रिज्म के अंदर हो क्या रहा है। अभी आपको क्या लगता है, सिर्फ एक ही लाइट आती होगी ट्यूबलाइट से कि बहुत सारी लाइट आती होगी ट्यूबलाइट से? बहुत सारी लाइट आती होगी। तो समझ लो कि हमने ये यहाँ पे एक के जगह पे 2 लाइट ले ली है। तो यहाँ पे ये लाइट गिरेगी प्रिज्म में, वो अपने 2 कलर में डिवाइड हो जाएगी। ये दूसरी लाइट गिरेगी, ये वापस अपने 2 कलर में डिवाइड हो जाएगी। पर आप यहाँ पे देख क्या रहे हो, सिर्फ 2 ही लाइट एक दूसरे के पैरेलल है। जो रेड है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जो ब्लू है या वायलेट है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर हम अपने आंखों से इसको देखेंगे तो हमें ये कैसी दिखेंगी, ये देखो यहाँ आंखों से अगर ये वाली लाइट, ये वाली रेड लाइट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक आंख बना देता हूँ मैं।
और यहाँ पे एक लेंस बना देता हूँ। इतना बड़ा नहीं होता है पर समझ लो, जब ये वाली लाइट यहाँ पे टकराएगी और ये वाली लाइट यहाँ पे टकराएगी तो वो क्या करेगी, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, ये पॉइंट पे। और जब ये ब्लू वाली लाइट यहाँ पे ऐसी टकराएगी और ये वाली ब्लू लाइट यहाँ पे ऐसी टकराएगी तो ये दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो आपको आंखों के अंदर दो पॉइंट दिखेगा, एक रेड कलर का और एक वायलेट कलर का। ये मानते हो कि नहीं मानते हो सब लोग? मानते सर। यहाँ पे देखो, ये दोनों ब्लू लाइट एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों वायलेट लाइट एक दूसरे के पैरेलल है, पर ये ब्लू लाइट और ये वायलेट लाइट पैरेलल नहीं है। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? इस वजह से आपको रेड कलर और वायलेट कलर अलग अलग दिखाई देंगे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में। इसके अलावा आप बीच में उसके बाकी कलर भी डाल दो तो बाकी के सब कलर, अगर येलो कलर है तो सब येलो कलर एक दूसरे से पैरेलल हो गए, तो आपको तीसरा यहाँ पे येलो कलर का पॉइंट दिखाई देगा। वैसे ही आपको सब कलर रेनबो के अलग अलग दिखाई देंगे, किसमें? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में। क्लियर? ट्रायंगुलर प्रिज्म का कोई डाउट है किसी को इसमें? सर ये लास्ट वाला है ना, ये येलो वाला, वो समझाओ ना। येलो का मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे तुम्हारे पास दो कलर है ना, एक रेड कलर है और एक वायलेट कलर है। अगर मैं इसमें से हमारी जो लाइट है वाइट लाइट का, उसका येलो कलर भी मैं निकाल दूंगा। यहाँ से ये येलो कलर आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे समझो टकरा रहा है। फिर ये दूसरी वाइट लाइट है, ये दूसरी वाइट लाइट में से दूसरा येलो कलर आ रहा है, ये कहाँ पे? ये यहाँ पे वापस टकरा रहा है। तो ये येलो और ये येलो एक दूसरे के पैरेलल होगा। मैं अभी जितना ड्रॉ करूँगा ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, दिखा देता हूँ आपको। ये येलो लाइट यहाँ से आई और ये यहाँ से निकल गई। अभी दूसरी मेरी वाइट लाइट है, उसमें से ये तीनों कलर्स आएंगे। एक ये लाइट, एक ऐसा पैरेलल होगा, एक ये ब्लू लाइट जो ज़्यादा इंक्लाइंड है वो ऐसा पैरेलल होगा, और मेरी जो ये येलो लाइट है वो ऐसी पैरेलल होगी। तो ये जो दोनों मेरी येलो लाइट है वो एक दूसरे से पैरेलल होगी। इस वजह से मेरे आँख में मुझे येलो लाइट अलग से दिखाई देगी, मुझे पूरा ऐसा रेनबो दिखाई देगा। समझ में आया आप कुछ कि नहीं आया? हाँ सर, अभी आया सर। अभी हम क्या करेंगे, हम अपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें आपके हिसाब से ट्रायंगल में क्या फ़र्क है, ट्रायंगल में और इसमें? कोई बताएगा मुझे? ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? लाइट का बैंड कैसे हो रहा है वो छोड़ दो। आपको लाइट बैंड किस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कितनी होगी या किस तरफ होगी? कौन डिसाइड करता है कि लाइन जो हमारी लाइट होती है वो किस तरफ बेंड होगी? बताओ। रिफ्रैक्शन होने के बाद मीडियम तो ठीक है, पर मीडियम के बाद हम एक फैक्टर रखते हैं ना कि इसके पास जाएगी या इससे दूर जाएगी। क्या होता है वो? नॉर्मल होता है। तो हमारा ट्रायंगल में नॉर्मल का शेप देखो आप, या नॉर्मल का डायरेक्शन देखो कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है और कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे आप नॉर्मल देखोगे कैसा है, दोनों ऐसा सीधा है, ठीक है, दोनों ऐसा सीधा है। इस वजह से जब हमारी लाइट रे आ रही है, यहाँ पे मिल रही है इंसिडेंट रे पे, तो उसके बाद वो क्या करने वाली है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थोड़ी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने वाली है। ये ना ऐसी सीधी पास हो जानी चाहिए थी यहाँ से, पर ऐसी सीधी पास नहीं होगी। ये क्या हो जाएगी, थोड़ी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये हमारा नॉर्मल है, इसके पास बेंड हो गई, यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे मिल जाएगी। अभी यहाँ से इसको ऐसे निकलना चाहिए था, उल्टा मैं अगर बनाऊंगा तो, पर ये कैसे जाएगी, ये हमारा नॉर्मल है, इससे ये दूर चली जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। इस वजह से हमें ऐसी सीधी लाइन ही दिखेंगी। ये मेरा कौन सा कलर है, ये मेरा येलो कलर है। अगर ये येलो कलर के जगह पे मैं एक वाइट लाइट लूँगा
तो व्हाइट लाइट में आप देखो, व्हाइट लाइट क्या हो जाएगी, अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएंगे। हमने सिर्फ 2 कलर लिए हैं, तो आप यहाँ पे एक रेड लाइट देखोगे, पहले थोड़ी बेंड हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जा रही है। तो असलियत में जो आपकी इंसिडेंट रे है और एमर्जेंट रे है, आपको ये लगेगा कि वो एक लाइन में ही पास हो रही है, ऐसा दिख रहा है आपको, भले उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है फिर भी वो एक लाइन से ही पास हो रही है, ऐसा दिख रहा है आपको, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे। हाँ सर। तो अगर इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक ही लाइन से पास होती है, तो यहाँ पे देखो ये रेड लाइट के पैरेलल है, ये ब्लू लाइट के पैरेलल है, और रेड लाइट ये ब्लू लाइट के भी पैरेलल है। तो क्या सब पैरेलल रे आंखों में हमारे लेंस से गुजरने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेंगे कि अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे? हाँ, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे क्या अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे? हम देखते हैं ना एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। हमारा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहता है वहां से 2 पैरेलल रेज आती है। कहाँ पे मिलती है 2 पैरेलल रेज? एक ही पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 और पैरेलल रेज भी डाल दूंगा तो वो कहाँ पे मिलेंगी? वापस वो यही पॉइंट पे मिलेगी। पढ़ा है ना हमने कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर लाइट पैरेलल आती है उसमें तो वो कहाँ से पास होती है? उसके फोकस से पास होती है। तो अगर मैं एक पैरेलल लाइट ला रहा हूँ या 10 पैरेलल लाइट ला रहा हूँ, सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो फोकस से ही पास होने वाली होगी। ठीक है, इसलिए सबकी सब पॉइंट या सबकी सब लाइन हमारे रेटिना के अंदर क्या होती है? एक फोकस के ऊपर ही आके मिलती है। इस वजह से हमें वाइट लाइट ही दिखती है, हमें रेनबो का कलर नहीं दिखाई देता है। दूसरी बात, ये जो अलग अलग लाइट होती है ना, जैसे ये वाली ब्लू लाइट और ये वाली रेड लाइट, ये एक दूसरे को है ना ओवरलैप कर देती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। वैसे 7 के 7 कलर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। असलियत में तो ये एक पॉइंट या 2 पॉइंट नहीं है, या एक लाइट का सोर्स या 2 लाइट का सोर्स नहीं है, बहुत सारा लाइट का सोर्स है। उस वजह से ये स्प्लिट तो होते हैं अपने 7 कलर्स में, पर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैरेलल फॉर्म में ये जब जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ये मिल जाते हैं। इस वजह से हमें क्या दिखता है? ये व्हाइट लाइट ही दिखता है। क्लियर? कोई डाउट है? प्रिज्म का डायग्राम आया। दूसरा मैं बहुत ज़रूरी चीज़ इससे आपको समझा रहा हूँ, प्रिज्म का डायग्राम। प्रिज्म का डायग्राम आया तो ऐसा डायग्राम बनेगा, याद रखना। वो टेढ़ा मेढ़ा मत बना देना प्रिज्म का डायग्राम, ट्रायंगल जैसा। ये वाला रेक्टेंगुलर प्रिज्म आएगा ना, इसमें आप ऐसा बनाओगे ना, रॉन्ग हो जाएगा। कहाँ बनाओ? ऐसा, ये ऐसी लाइट आ रही है, यहाँ पे बेंड हो रही है और यहाँ से निकल रही है, ये गलत डायग्राम है। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसी ही पास होगी क्योंकि इसका नॉर्मल अलग है। ऐसे आपने बना दिया ना, मार्क्स कट हो गए। और ये चीज़ आपको MCQ में पूछी जाती है, फोटो दे देंगे आपको, फिर MCQ घूम जाओगे आप कि क्या ही है, इसका आंसर क्या आएगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रिज्म में ऐसी लाइट रेज डेविएट होगी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, और ट्रायंगुलर प्रिज्म में ऐसी होगी। कोई डाउट है इतने टॉपिक में आपको? नो सर। पक्का एकदम क्लियर? हाँ सर। ओके, चलो मैंने तो यहाँ तक ही PPT बनाया है, मेरे को लगा यहाँ तक ही होगा। चलो अभी हम आगे का पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं हम, कुछ बचा हुआ है क्या पढ़ाना, तो हम देख लेते हैं। ये देखो, ये 7 कलर्स ऐसे डेविएट हो रहे हैं ग्लास प्रिज्म से। ये वाइट लाइट को असलियत में ऐसा सीधा निकल जाना चाहिए, पर ऐसा सीधा नहीं निकल रही है। वो क्या हो रही है? थोड़ी सी बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसमें सबसे ज़्यादा बेंड कौन होती है? वायलेट लाइट होती है। और सबसे कम बेंड कौन होती है? रेड लाइट होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर ये एक प्रिज्म है जिसको मैंने सीधा रखा है
और उसके बाजू में मैंने एक उल्टा प्रिज्म रख दिया है, तो क्या होगा? कोई बताओ। ऐसे तो आपको दिख ही रहा है, फिर भी बताओ मुझे। फिर वो वही प्रोसेस वापस होगा जो रेयर से डेंसर में जाता है, फिर डेंसर से रेयर में आता है। उससे हमें आउटकम क्या मिलेगा? हमारी वाइट लाइट सबसे पहले जब एक प्रिज्म से गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी? अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट होने के बाद हमने जब वहाँ पे उल्टा प्रिज्म रखा है तो वापस ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में होगा और सबके सब 7 कलर्स क्या हो गए? मेरे एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। और जब 7 कलर्स सबके सब एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं तो वापस वो क्या बन जाता है? वाइट लाइट बन जाता है। ठीक है, क्लियर? अगर ये 7 कलर्स में से मैंने कोई भी एक कलर को रोक दिया, समझो मैंने ग्रीन को रोक दिया, तो आपको वापस वाइट लाइट नहीं दिखेगी। आपको ग्रीन कलर छोड़ के जो बचे हुए 6 कलर्स है वो कलर्स दिखाई देंगे। अगर वाइट लाइट चाहिए तो 7 के 7 कलर्स वापस आके मिलना चाहिए। ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें? हेलो, पक्का? ओके, एक बात तो मुझे बताओ, मैं तब तक एक फोटो डाल देता हूं कि हमारे ये जो इतने दूर दूर प्लैनेट्स होते हैं वो बने किस चीज़ से, हमें कैसे पता चलता है? और उसका रिलेशन है ना लाइट से। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ। कोई दिमाग लगा के किसको पता है तो बताओ तो मुझे। सोचो। जो हमारे ये इतने दूर दूर प्लैनेट्स और सन है, ठीक है, ये बने किस चीज़ से है वो हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पे बैठ के हम तो वहाँ गए नहीं है कभी, कोई दूसरे स्टार पे या कोई मतलब हमारे सन पे भी नहीं गए खुद, तो हमें कैसे पता चला है? किससे? सैटेलाइट्स क्या करती होगी? सैटेलाइट्स को कुछ इनपुट देना पड़ता होगा ना, तब पता चलेगा। तो क्या इनपुट है वो जिससे हमें पता चलता है? कि कोई भी प्लैनेट जैसे सन समझ लो हमारा, वो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, तो हमें पता कैसे चला कि वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है? उनके पार्टिकल्स है। कौन से पार्टिकल्स है? एक ही चीज़ हमारे पास आती है, लाइट ही आती है उनकी, और कुछ नहीं आता है। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें आती है पर उसका उनसे कुछ रिलेशन नहीं है। टेक्स्ट बुक किधर है? तो वो सब टेलीस्कोप से उन सब से करते होंगे सर। टेलीस्कोप से तो वो कैसे दिखता है वो पता चलेगा ना हमें। अभी हम अर्थ को देख के बता पाएंगे क्या अर्थ के अंदर कौन से मिनरल्स है? तो फिर कैसे पता चलता होगा? मतलब ऐसा कुछ टेलीस्कोप जैसा कुछ आता है ऐसा। ओके, उनकी थर्मल इमेज लेते हैं। थर्मल इमेज से तो हमें कितना गर्म है वो पता चलता है। स्पेक्ट्रोस्कोप? अच्छा, गूगल कर रहे हो अभी तुम? स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है बताओ? फंस गया। तुम्हें मेरे को सब नाम पता है क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है बताओ? आंसर सही है स्पेक्ट्रोस्कोप, पर करता क्या है वो बताओ। स्पेक्ट्रो का मतलब सिर्फ बता दो मुझे क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोप में जो स्पेक्ट्रा लिखा है ना, ये स्पेक्ट्रो, उसका मतलब क्या है वो बताओ। चलो, हमारा पीपीटी तो बन गया है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा है उसका, कि कोई भी सन से या कोई भी प्लैनेट से जो लाइट हमारे पास आती है तो वो क्या करती है, वापस हम उसको रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
हम उसको उसके सब कलर्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये कलर्स कैसे आते हैं हमारे वाइट लाइट या हमारे सन के पास ये 7 कलर्स ही क्यों है? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस या कोई मैटर होता है ना, जब उसमें से लाइट निकलती है या लाइट उसमें से रिफ्रैक्ट करती है, तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए या पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर लाइट होती है। तो अगर मैं अपनी वाइट लाइट को भी, ये हमारी सन की लाइट को भी एकदम जूम करके देखूंगा, रुको आपको दिखा देता हूं मैं, तो मुझे हर एक कलर्स है ना उसका अमाउंट अलग अलग मिलेगा। कि समझो येलो कलर इतना है, रुको, सन स्पेक्ट्रो, एक छोटा सा इमेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये रही, यहाँ ही लिख देता हूँ, चलो। ओके, ये देखो, ये इमेज दिख रही है आपको, वेवलेंथ लिखा है उसमें देखो अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हैं नीचे, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन। तो जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें से डिफरेंट कलर्स की लाइट बाहर निकलती है। जब उसमें टकराती है ना, तो वो देख के, या कोई भी सन से या प्लैनेट से जो लाइट आती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम है ना पहले स्कैटर कर डालते हैं, उसको फैला देते हैं, और फिर है ना उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, मतलब माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमें पता चलता है कि जितना कलर ज़्यादा है, जितने बैंड्स ज़्यादा है, वो ऑब्जेक्ट या वो सन उस एलिमेंट से बना हुआ है। तो ये लाइट ही हमें बताती है, ठीक है। ये होता है हमारा, समझ में आया आपको? नहीं सर। पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर लाइट को बाहर छोड़ता है अपने में से। तो अगर कोई पर्टिकुलर लाइट मेरे पास आ रही है, जैसे सन की मेरी लाइट आ रही है, तो जो सन की वाइट लाइट होती है ना, उसको हम पहले तो स्प्रेड कर दे रहे हैं। देखो ये सन की वाइट लाइट समझो मैंने स्प्रेड कर दी है, और उसके हिसाब से जितनी लाइट का कंसेंट्रेशन रहता है ना, कि कितनी लाइट कितनी है, वायलेट ज़्यादा है कम है, ग्रीन ज़्यादा है कम है। यहाँ पे देखो आप सबको है ना अलग अलग कलर दिखेंगे, कि समझो रेड कलर है तो रेड कलर और येलो कलर एक जितने नहीं है। रेड कलर बहुत ज़्यादा है, येलो कलर थोड़ा कम है, ऑरेंज कलर उससे थोड़ा कम है, ग्रीन कलर थोड़ा ज़्यादा है, ब्लू कलर थोड़ा कम है। तो ये जो ज़्यादा कम कलर्स है ना, उससे हमें पता चलता है कि अगर समझो रेड कलर ज़्यादा है तो यहाँ पे रेड कलर हाइड्रोजन बताया है। उसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है हमारे सन के अंदर। फिर ऑरेंज कलर बहुत कम है, इसलिए सोडियम दिखाया है, तो सोडियम बहुत कम है हमारे सन के अंदर। अब थोड़ा समझ में आया कुछ? हाँ सर। ओके। असलियत में बहुत ज़्यादा ये ऐसा डायग्राम नहीं होता है, पर अभी के लिए ऐसा समझ लो, ठीक है। बाद में कभी कोई दिन बता दूंगा मैं थोड़ा और डिटेल में। अभी यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो हमने हमारे वाइट लाइट को एक प्रिज्म में रखकर उसके 7 कलर्स में स्प्लिट किया है, वैसा नेचर अपने आप कैसे करता है, कि नेचर के अंदर हमें रेनबो कैसे दिखाई देता है। जब बारिश गिरती है तभी हमें रेनबो दिखाई देता है कि कभी भी दिखता है? अच्छा, बारिश गिर, टाइम पे होता है। और हर टाइम जब, हाँ बोलो, कभी कभी जब बारिश नहीं होती है जब भी दिखता है कभी कभी। कब देखा आपने ऐसा बारिश नहीं होती है फिर भी दिखा है? कौन से सीजन में? झरना जब हाँ, बारिश होता है ऐसा जब जब सीजन एकदम
सर जब झरने से पानी आता है तभी भी दिखता है। झरने से पानी निकलता है तब भी दिखता है, या फिर आप कोई वाटर पार्क में जाओगे जहाँ पे ऐसी बहुत सारी वाटर राइड्स होती है, जब पानी ऐसे किधर उधर फिकाता रहता है, मतलब गिरता रहता है, और सूरज उसके बीच में और आपके बीच में आ जाता है, मतलब आप जिस डायरेक्शन से देख रहे हो आपके पीछे अगर सूरज है तो सूरज जब वो पानी पे गिर रहा है तो आपको उसके सामने रेनबो दिखता है। अच्छा, सूरज कहाँ पे होता होगा? रेनबो आपको कहाँ दिखता है? सूरज जहाँ पे होता है वो डायरेक्शन में कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? देखा है आपने, नोटिस किया है? हाँ सर। पक्का? सर अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ओके, तो जब, हाँ हेलो, बोलो, कौन कुछ बोल रहा था? किसी को कुछ बोलना है? कोई कुछ बोल रहा था कि आगे कंटिन्यू करूं मैं? चलो कोई कुछ, ओके। तो हम सूरज को समझो, सूरज कहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे है, हमेशा उसकी किरणें धरती पे आती रहती है और हमें व्हाइट कलर दिखता है, ठीक है। स्काई भूल जाओ, स्काई आपका ब्लू कलर क्यों दिखता है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम सूरज की बात करते हैं। सूरज की किरणें व्हाइट होती है, इसलिए अगर वो हर जगह गिरता है हमें हर सब्सटेंस वो पर्टिकुलर कलर का ही दिखता है। आपको वो पता है कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस वो कलर का क्यों दिख रहा है? कि मैं अगर कोई ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो वो मुझे ग्रीन ही क्यों दिख रहा है? कोई अगर मैं रेड कलर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो वो रेड ही क्यों दिख रहा है? पता है आपको कि नहीं पता है? बहुत बेसिक चीज़ है ये, तो पता रहना चाहिए आपको, बहुत पहले पढ़े थे हम। अगर देखो गिर तो उसके ऊपर 7 कलर्स रहे हैं, व्हाइट लाइट गिर रही है मतलब 7 कलर्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ग्रीन दिख रहा है उसका मतलब क्या है कि ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी के सब कलर्स वो ऑब्जेक्ट अपने आप एब्जॉर्ब कर ले रहा है और सिर्फ ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस वजह से ग्रीन कलर उसके ऊपर गिरेगा, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और वो हमारी आंखों के अंदर जाएगा तो हमें सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखेगा। वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के कलर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑरेंज है तो 7 कलर्स में से या वाइट लाइट में से ऑरेंज को छोड़ के बाकी सब कलर्स क्या हो जाएंगे, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो सोख लेगा और सिर्फ ऑरेंज कलर को वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए मुझे कैसा कलर दिखेगा? ऑरेंज कलर दिखेगा। क्लियर? समझ में आया? नहीं सर। नहीं समझ में आया? अभी कोई ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, हमें वो चीज़ें दिखाई कैसे देती है? सबसे पहले जब हम उसको सूरज के अंदर देखते हैं या फिर हम अपने घर का बल्ब वगैरह चालू करते हैं तब दिखता है, या ट्यूबलाइट चालू करते हैं तब दिखता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो उसमें से कौन सा कलर निकलता है? ज्यादातर व्हाइट कलर निकलता है कि अलग कलर निकलता है? अगर आपके घर पे कलरिंग लाइट होगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को देखना, वो जो कलर की लाइट होगी ना पर्टिकुलर कलर की, वैसा ही थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। कि समझो अगर आपके घर पे कोई ग्रीन लाइट चालू है तो आपको हर ऑब्जेक्ट आजू बाजू में थोड़े थोड़े ग्रीन दिखाई देंगे। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। पर अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट का सही कलर देखना है, जो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस कलर में दिख रहा है, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट के नीचे दिखाई देता है। तो अगर एक वाइट लाइट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है मतलब उसके ऊपर सारे कलर्स गिर रहे हैं। वाइट लाइट के अंदर सब कलर्स आ गए, समझ लो वो सारे कलर्स उसके ऊपर गिर रहे हैं। पर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, समझो अगर कि वो ऑब्जेक्ट मुझे रेड कलर का दिख रहा है तो मुझे क्यों रेड कलर ही दिखाई दे रहा है? मेरे वो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वाइट लाइट गिर रही है, तो या मुझे वो वाइट कलर का दिखना चाहिए या रेनबो कलर का दिखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सब कलर्स गिर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो रेड कलर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना हुआ है वो पर्टिकुलर मटेरियल या वो पर्टिकुलर कलर क्या कर रहा है? रेड कलर को छोड़ के बाकी सब कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, अपने अंदर सोख ले रहा है।
और रेड कलर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इस वजह से रेड कलर जब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है तो वो गिरने के बाद वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के अंदर आ रहा है और मुझे वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, मुझे वो ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया अभी? और पूरे एनिमल्स के लिए ये सेम नहीं होता है। कुछ के पास कुछ नेचुरल गिफ्ट होती है, कुछ के पास उसको थर्मल इमेज जैसा दिखता है, कोई हमारी जैसे नहीं देख पाता है, कुछ को सिर्फ कितना कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है ना उस हिसाब से उसको दिखाई देता है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो उसको रेडिश कलर का दिखेगा और ज़्यादा ठंडर होगा तो वो ब्लू कलर का दिखेगा। डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा आपने ये सारी चीज़ें को। क्लियर? अब हम आते हैं हमारे रेनबो के फॉर्मेशन से। ये लेक्चर 1 बजे तक का है कि 12:45 तक का है? 12:45। ओके चलो 15 मिनट है, शायद तो हो जाएगा। आखिरी पार्ट है हमारा इसका। क्या होता है देखो, सबसे पहले उससे पहले मैं आपको एक नया टर्म सिखाने वाला हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज़ हमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में है, अभी सिर्फ हमें इसको बताया जा रहा है क्योंकि जब रेनबो बनता है ये चीज़ होती है। तो आप सिर्फ अभी इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले जब वाइट लाइट या एक पर्टिकुलर लाइट, ये हमारा समझो डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेरर मीडियम है, जब एक सीधी लाइट पास होती है तो क्या उसके अंदर कोई डेविएशन होगा या कोई बेंड होगा? ये लाइट फर्स्ट केस में भले वो डेंसर से रेरर में जा रही है या रेरर से डेंसर में जा रही है, होगा कुछ? सीधी जा रही है वो, कोई डेविएशन नहीं होगा, वो लाइट सीधी के सीधी चली जाएगी। ठीक है। सेकेंड केस में वो एक एंगल पे जा रही है। ठीक है, ये एंगल पे वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पॉइंट पे वो लाइट टकरा रही है, जहाँ पे मीडियम बदल रहे हैं, वो पॉइंट को हम एक मार्क बना देंगे। फिर वहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। अभी ये लाइट जो होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी? बताओ। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहे हैं हम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अगर हमारा नॉर्मल है और ये हमारी लाइट रे है तो ये कहाँ जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इतना चीज समझ में आया आपको कि नहीं आया? अभी अगर मैंने इस वाले एंगल को बढ़ा दिया, मतलब अपने लाइट को एक अलग एंगल से मेरे जहाँ पे दो मीडियम चेंज हो रहा है उसके तरफ बेंड करवाया, ठीक है, एक ज़्यादा एंगल से बेंड करवाया, तो अभी वापस क्या होगा, ये पॉइंट हो गया मेरा, ये नॉर्मल हो गया मेरा, ये मेरी लाइट वापस बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? हाँ सर अभी आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा। ओके, ये फर्स्ट केस समझ में आया आपको कि लाइट मेरी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। क्लियर? अभी ये एक एंगल पे जा रही होगी ना लाइट रे मेरी, मैंने क्या किया सेकंड केस में, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया। अभी अगर मैंने इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया तो उसके वजह से क्या होगा, मेरी ये जो लाइट रे जो मेरी अवे जा रही है नॉर्मल से, वो भी थोड़ी ज़्यादा दूर जाएगी, मतलब मेरे नॉर्मल से और दूर बनेगा मेरा एंगल। होगा ऐसा कुछ ये पॉइंट पे? फर्स्ट केस में देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है पर थोड़ा ही जो नॉर्मल से दूर जा रही है, पर सेकंड केस में ये ज़्यादा दूर जा रही है नॉर्मल से। हो रहा है? समझ में आ रहा है अभी कि नहीं आ रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे मैंने एंगल को बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये नियरली मेरे परपेंडिकुलर हो गई है या मेरी पैरेलल हो गई है मेरे मीडियम से। ये कैसी हो गई, यहाँ से ऐसी स्ट्रेट जा रही है
और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अभी ये एंगल से ये देखो थीटा सी लिखा है ना इसका, ये एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं कि ये एंगल पे जब हम लाइट को अपने मीडियम के ऊपर छोड़ेंगे, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, तो वो कैसी पास होगी, ऐसी सीधी पास होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अभी ये एंगल से अगर मैंने थोड़ा भी ज़्यादा अपने एंगल को बढ़ा दिया तो मेरी जो लाइट है ना, मेरी ये लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होने वाली है। मेरी लाइट क्या हो जाएगी, मेरी लाइट अंदर के तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसको ही हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ समझ में आया या वापस बताओ? वापस बताऊंगा। ओके, कोई है जिनको समझ में आया इतने में से? ये सेकेंड डायग्राम से मैं बनाता हूं। देखो ये फर्स्ट केस है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। ठीक है, ये तो आपको पता है जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में मेरी लाइट जाती है तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है, इतना क्लियर? अभी ये एक एंगल होगा जिस एंगल पे मैंने इस लाइट को भेजा है, ये एक एंगल होगा ना जिस एंगल पे मेरी लाइट जा रही है या इससे टकरा रही है। अगर मैं इस एंगल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इस एंगल को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा पहले वाला फर्स्ट केस है। ये फर्स्ट केस में मेरी लाइट यहाँ से जा रही थी। अगर मेरी लाइट यहाँ से जा रही थी तो वो ये यहाँ से निकल रही थी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में मैंने इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, इस एंगल को थोड़ा पीछे ला दिया। तो जब मैंने इस एंगल को थोड़ा पीछे ला दिया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी ये जो लाइट है वो अभी थोड़ी इस साइड ज़्यादा बेंड हो जाएगी। होगा ऐसा? अगर मैंने इसको इधर से पीछे ला दिया तो ये मेरी लाइट यहाँ से थोड़ी ज़्यादा बेंड हो जाएगी और ये यहाँ से ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जब ये लाइट मेरी ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो जिस एंगल से मैंने इस लाइट को छोड़ा था उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और अगर मेरी लाइट रे, अभी मेरे तीनों केस बना देता हूं मैं यहाँ पे, थर्ड वाले में तीनों केस बना देता हूँ। एक मिनट, पॉइंटर इरेजर। थर्ड वाले में देखना, ये मेरा फर्स्ट केस था तो लाइट मेरी यहाँ से जा रही थी। ये मेरा सेकंड केस था जो मेरा क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट मेरी यहाँ से जा रही थी। अब मैंने क्या किया, ये क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा एंगल को बढ़ा दिया। और जब हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा एंगल को बढ़ा देते हैं तो मेरा जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। मेरी लाइट अभी रिफ्रैक्ट नहीं होएगी, मेरी लाइट क्या होगी, मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मेरी लाइट यहाँ से ही वापस अंदर आ जाएगी और इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में कि नहीं आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है वो बताओ पहले मेरे को। ये लाइट रे बेंड ज्यादा हो रही है वो समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं आ रहा है? देखो ये फर्स्ट केस है, इसमें इतना कुछ एंगल है। ठीक है, अगर इतना एंगल है तो तुम्हारी लाइट रेस इतनी टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। ये तुम्हारा नॉर्मल है ये वाला, और ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। अगर मैंने इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, इस एंगल को थोड़ा यहाँ से मैंने बढ़ा दिया तो ये एंगल जो है ना तुम्हारा, यहाँ से ये एंगल बढ़ जाएगा। ओके, तो सेकेंड केस में तुम्हारी लाइट रे यहाँ से पास होगी।
क्यों? तुमने जो ये वाला एंगल था उसको बढ़ा दिया, और जब तुम ये एंगल को बढ़ाते रहते हो और एक टाइम ऐसा आता है कि लाइट रे तुम्हारी ऐसी सीधी हो जाती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। वो क्रिटिकल एंगल कहाँ बनता है? यहाँ पे बनता है, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा इस एंगल को बढ़ा दोगे आपकी इंसिडेंट रे की, तो आपकी जो लाइट है ना, जो बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अगर वापस नहीं आया तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना, और फिर हम बाद में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हमारी रेनबो फॉर्मेशन में देखो क्या क्या चीज़ें होती है। रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता होगा, बताएगा कोई मुझे? 3 चीज़ें होती है रेनबो बनता है तब। फिनोमिना, फिनोमिना। पहला चीज होता है, सबसे पहले, चलो इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ। सबसे पहले जब हमारी सनलाइट गिरती है तो रेनी सीजन में हमारी बारिश गिर रही रहती है। तो ये जब बारिश गिरती है तो इसके जो छोटे छोटे बूंद होते हैं वो हमारा प्रिज्म जैसा काम करते हैं। हमारा क्या करते हैं? ये प्रिज्म जैसा काम करते हैं। और आपको पता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो सबसे पहले क्या होगा लाइट का? सबसे पहले लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। सब लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि सनलाइट, ये हमारा जो एयर है वो क्या है? एक रेयर मीडियम है, और हमारा रेन ड्रॉप क्या है? एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसमें क्या होगा? थोड़ी उसकी पोजीशन में चेंजेस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। पर हमें ये चीज़ पता है कि हमारी ये जो वाइट लाइट है वो एक सिंगल लाइट नहीं बनने वाली है। वो कितनी लाइट बनने वाली है? वो 7 कलर बनने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी वाइट लाइट कितने कलर से बनी है? 7 कलर से बनी है। और जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजार के 7 कलर्स बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर? इतना 2 पार्ट समझ में आया आपको कि नहीं आया? एकदम इजी है ये दोनों पार्ट। अब जब हमारी वाइट लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्टेड होने के बाद 7 कलर में डिस्पर्स होती है तो इसका जो एंगल होता है ना वो हमारे क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा होता है। उस वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है? यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। उस वजह से आपकी लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकलती है, यहाँ से वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और आखिर में ये 7 कलर्स वापस ऐसे बाहर निकलते हैं 7 डिफरेंट कलर्स में, और आपको एक रेनबो दिखाई देता है जिसमें सबसे ऊपर आपका रेड कलर रहता है, सबसे नीचे आपका वायलेट कलर रहता है। समझ में आया रेनबो कैसे बनता है? किसी को कोई डाउट है? सबसे पहले वाइट लाइट आती है, वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के बाद उसके 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट होने के बाद जब वो पानी की बूंद से टकराती है अंदर वाले सरफेस में, तो वहाँ पे वो जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा होता है। उस वजह से आपका ये जो 7 कलर्स है वो पानी के बूंद के बाहर नहीं निकलता, वो वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बाद में जब वापस वो पानी की बूंद के सरफेस पे टकराते हैं तो आपका वो जो
डेंसर मीडियम है वहाँ से वो रेरर मीडियम में आ जाता है, और वो फिर क्या हो जाता है, आपको 7 कलर्स में दिखाई देता है, जिसमें रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वायलेट कलर सबसे नीचे होता है। समझ में आया रेनबो फॉर्मेशन? इसमें ये 3 शब्द आप जरूर लिखोगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 चीज लिखा, ये जो डायग्राम है वो डायग्राम बना दिया, और ये जो बेसिक मैंने आपको बताया वो आपने बता दिया, तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा या फिर 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये ऊपर वाले क्रिटिकल डायग्राम वायग्राम हमें कुछ नहीं है, पर मुझे आपको ये चीज़ समझाना है कि यहाँ पे ये जो लाइट है वो बाहर क्यों नहीं निकल रही है, अंदर की तरफ बेंड हो रही है, इसलिए मैंने आपको पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाया है। ओके, रेनबो का क्लियर हो गया पार्ट? तो यहाँ पे हमारा ये लाइट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, जिसमें हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार होता है, और सन का पोजीशन होता है कि सनसेट और सनराइज में हमें 2 मिनट का गैप क्यों दिखता है। आखिर में हमारा टिंडल इफेक्ट है, वो करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है ना सर, बस कॉन्सेप्ट?